चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बेटा, ये वीडियो लाने में थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, जिसका कारण था कि मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी और आज भी आपको आवाज़ से लग रहा होगा कि तबीयत थोड़ी सी ठीक अब भी नहीं है। आज बेटा जो पोर्शन हम कवर करेंगे वो हमारा 9th चैप्टर का 12th क्लास की हिस्ट्री की उसका 6th पार्ट है, राजधानियाँ और दरबार। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसलिए वीडियो हो सकता है बेटा थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं जिससे कि आपके सीबीएसई में छोटे छोटे और बड़े बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, राजधानियाँ और दरबार। इसमें हम सबसे पहले राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। राजधानी नगर, जो मुगल साम्राज्य है उसका हृदय स्थल उसकी राजधानी नगर था। ये बेटा मुगल साम्राज्य की बात नहीं, कोई भी है, अगर देश है, साम्राज्य है, तो उसकी सबसे मेन जगह है उसकी राजधानी ही होती है जहाँ दरबार लगता था। काफ़ी सारी राजधानियाँ चेंज हुई थी शुरुआत में। जैसे शुरुआत में जो बाबर है उसने लोधियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया। ये आपको मालूम है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जिसमें बाबर जीत गया था और उस वक्त राजधानी थी आगरा। तो बाबर ने भी अपनी राजधानी को आगरा ही बना लिया था। और हालांकि वो ज़्यादातर युद्ध वगैरह लड़ता रहा था, 4 साल तक ही जिंदा रहा था। उसके बाद 1530 में वो गुजर गया था। तो उसने अलग अलग जगह पर अपने राज दरबार सजाए। अब बारी हुमायूं का, तो बेटा आपको पता ही है, वो दुखी सुखी सा होके जिया और वो सीढ़ियों से गिर के वो मर गया था, तो उसका भी ज़्यादा कोई रोल रहा नहीं। अब बात आती है अकबर की। 1560 में हुआ क्या, अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया 1560 के दशक में। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे जो 11th क्लास में दिल्ली से बाहर घूमने गए हों या अन्य शहरों के बच्चे हैं, उन्होंने ये लाल किला देखा भी हो, आगरा वाला। इसे बनवाया था अकबर ने। इसके लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था जो आसपास से ही मंगवा लिया गया था। अब 1570 के दशक में उसने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ शिफ्ट कर ली, फतेहपुर सीकरी में। ये काफ़ी बच्चों ने देखा होगा, खासकर 11th क्लास के ट्रिप में गए होंगे तब आपने इसको देखा होगा। अब सीकरी में इसने राजधानी क्यों बनवाई, उसका एक बड़ा कारण था कि अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर ये स्थित था। अजमेर का आपको मालूम ही है, काफ़ी प्रसिद्ध दरगाह है मुस्लिमों के लिए। अच्छा, और यहाँ पर जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो एक महत्वपूर्ण स्थल बन चुकी थी उस वक्त तक। मुगल बादशाहों ने जो चिश्ती सिलसिले हैं उनके सूफियों के साथ बढ़िया संबंध बनाए थे। इन सिलसिलों के बारे में आपने बेटा इससे पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। अकबर ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनवाया। और ख़ास बात है बेटा, इसने अपने बेटे जहांगीर का भी नाम सलीम रखा था शुरुआत में, शेख सलीम चिश्ती के प्रभाव में आकर ही। और एक तो ये बना है कि सफ़ेद संगमरमर का मकबरा। दूसरा था एक विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार जिसे हम अच्छी तरीके से जानते हैं बुलंद दरवाज़ा के नाम से। ये वहाँ पे उसने गुजरात में जब मुग़लों ने विजय प्राप्त की थी तो उसकी याद में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। 1585 में उत्तर पश्चिम को, यानी कि नॉर्थ वेस्ट को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित किया। सबसे पहले आगरा थी, आगरा से फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी से फिर अभी लग गया है लाहौर। और इस तरीके से 13 वर्षों में तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी बनाए रखी। अब इसके बाद जहांगीर का कोई ज़्यादा रोल इसमें नहीं है राजधानियों में। फिर हम आते हैं शाहजहाँ पर। उसने अपनी विवेकपूर्ण जो नीतियाँ थी उनको आगे बढ़ाया, पैसा वैसा इकट्ठा किया और इमारत निर्माण का उसका बड़ा तगड़ा शौक था और उसने अपना शौक पूरा भी किया। उसने देखा कि कोई भी राजवंशीय सत्ता है, धन या प्रतिष्ठा है, उसका सर्वाधिक स्पष्ट ठोस प्रतीक होता था इमारतें। कि भाई कोई व्यक्ति या कोई सम्राट कितना प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, तो वो इमारतों से कोई समझ सकता था। और जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने इसे धर्मनिष्ठा यानी कि एक धार्मिक कार्य के रूप में भी देखा। 1648 में दरबार, सेना और राजसी खानदान आगरा से शिफ्ट हो गए नई राजधानी शाहजहानाबाद। ये एक्चुअल में दिल्ली का ही एक नया नाम था। दिल्ली का जो रिहायशी शहर था उसे कहा जाने लगा शाहजहानाबाद। और यहाँ पर एक नई शाही आबादी थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, शाही आबादी। यहाँ पे लाल किले का निर्माण करवाया
जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। चांदनी चौक के बाजार, जो आपने देखा ही होगा बेटा, आप में से काफ़ी बच्चे घूमे भी होंगे। बाजार की वृक्ष वीथी, वीथी यहाँ पे एक भारी भरकम सा शब्द है जिसका मतलब है लाइन या एक कतार, पंक्ति, जो भी है, एक पेड़ों की लाइन थी ये। और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। अभिजात वर्ग क्या होता है? जो नोबल फैमिलीज होती हैं, वहाँ के रसूखदार परिवार। ये जो नया शहर है ये बहुत ही शानदार लगता था। अब बात करते हैं हम मुगल दरबार। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो राज सिंहासन अथवा तख्त था जिस पे राजा बैठता था, उसकी बड़ी वैल्यू होती थी और उसे ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी हुई थी, कि भाई साहब इसी राज सिंहासन से ही पूरी दुनिया चलती है। और कई हजार शताब्दियों से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रही छतरी शासक की कांति को, यानी कि रोशनी को, सूर्य की रोशनी से अलग करने वाली मानी जाती थी। तो काफ़ी वैल्यू थी इसकी, सिंहासन की। जो इतिवृत्त है, जो क्रॉनिकल्स हैं, उनमें जो मुगल संभ्रांत वर्ग हैं, जो हाई सोसाइटीज़ थी, उनकी हैसियत का निर्धारण किस तरीके से होता था कि वो शासक के कितनी पास है या कितनी दूर है। सीधी सी बात है, जो शासक के जितनी पास होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा है दरबार में, और जो दरबार में शासक से जितनी दूर बैठ रहा है उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाती है। और एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ गया तो किसी को भी अपनी जगह से उठकर जाने की या सीट बदलने की कोई भी अनुमति नहीं होती थी। ये बता रखा है अबुल फजल ने आईना अकबरी में कि किस तरीके से जब बादशाह आते थे तो उनका गुणगान होता था। ये इसको थोड़ा सा बेटा देख लेना। अब हम इसमें बेटा एक कॉर्निश, ये औपचारिक अभिवादन का, सैल्यूटेशन का एक तरीका था। दरबारी दाएं हाथ की तलहथी को ललाट पर यानी कि माथे पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे, और इससे क्या फील करवाते थे कि भाई साहब हम बिल्कुल दिल से आपको सलाम बजा रहे हैं, आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। एक और अभिवादन का तरीका था चार तस्लीम। इसमें दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू करते थे और माथे तक ले जाते थे, और ऐसे ही धीरे धीरे ये 4 बार इस चीज़ को रिपीट करते थे, जिसे नाम दिया गया चार तस्लीम। एक बेटा इसमें शब बारात को और देख लेते हैं। जो हिजरी कैलेंडर है, जो मुस्लिम कैलेंडर है, उसका 8वां महीना होता है, या 14वां हम सावन कहें, तो इसकी पूर्णिमा को ये मनाया जाता है और इसमें पटाखे वगैरह छोड़े जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात को जो मुसलमानों के लिए आने वाले एक साल का भाग्य निर्धारण होता है और पुराने जो पाप होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। शासक को जिस प्रकार से अभिवादन किया जाता था उससे हैसियत का पता लग जाता था, कि जैसे जिसने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया था, उसकी जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाए, यानी कि वो बहुत ही ऊंचा आदमी है, तभी तो ज़्यादा झुककर अभिवादन किया। और इसमें सबसे ऊंचा रूप था सिजदा या दंडवत लेट जाना, बिल्कुल ज़मीन पर ही लेट जाना नमस्कार करने के लिए या प्रणाम करने के लिए, जो भी था। और चार तस्लीम हमने देखा ही था। एक जमी बोसी था, जिसमें नाम से पता चलता है ज़मीन को चूमना। मुगल दरबार है, इसमें जो दूत आते थे उनसे भी यही अपेक्षा की जाती थी कि वो भी इन्हीं शिष्टाचारों को अपनाएं, और वो करते भी थे। जो जेम्स फर्स्ट थे इंग्लैंड के, उनके अंग्रेज़ दूत थे टॉमस रो। उन्होंने यूरोपीय रिवाज के हिसाब से जहांगीर के सामने केवल थोड़ा सा झुककर अभिवादन कर दिया और फिर बोला कि भाई चेयर वेयर तो दो मुझे बैठने के लिए। तो पूरा दरबार हैरान कि भाई साहब ये क्या कर दिया, जिसके आगे हम बोलने की हिम्मत नहीं रख रहे, ये कुर्सी मांग रहे। तो उसको नहीं पता था टॉमस रो को कि भाई साहब ये इतना दिल पे ले जाएंगे इस बात को। खैर चलो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि जो बादशाह अपने दिन की शुरुआत कैसे करता था। सूर्योदय के समय वो कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाएं करता था, नमाज पढ़ना या जो भी थी। उसके बाद वो पूर्व की ओर मुंह किए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोखे में आता था। नीचे खड़े लोग उनको देखकर अपने आप को धन्य मानते थे, और इस झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। एक बेटा रत्न जड़ित सिंहासन है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। तख्ते मुरस्सा है, ये कैसे बनवाया, कितना इसमें पैसा वैसा लगा, उस सारा है इसमें। झरोखे में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के जो मेन काम है उनको देखता था, देखने के लिए दीवाने आम में आता था। उसके बाद 2 घंटे के बाद वो दीवाने खास में, जो कि उसकी स्पेशल जगह थी,
जहाँ पे सबको आने की इजाज़त नहीं थी, कुछ गिने चुने लोग थे, उनसे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उन पर वो चर्चा करता होगा। और कभी कभी बादशाह है वो वास्तुकारों द्वारा बनाए गई इमारतों के नक्शे भी देखता था। सिंहासन रोहण की वर्षगांठ हो गई, ईद, शब्बे बारात और होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसर जो त्यौहार थे, इन पर दरबार का माहौल जीवंत हो जाता था। यानी कि लोग अपने हिसाब से बोलते होंगे, हंसी मजाक चलता होगा, कुछ सजता होगा और बढ़िया। सजे हुए डिब्बों में सुगंधित मोमबत्तियां रखी जाती थी, बहुत बढ़िया लगती थी। और तीन मुख्य त्योहार मनाए जाते थे: सूर्यवन वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन, और वसंतागमन पर फारसी नववर्ष, जिसको हम जानते हैं नौरोज नाम से। ये रहा बेटा, नौरोज के नाम से हम इसको जानते हैं। अब विवाह के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दारा शिकोह का विवाह हुआ था नादिरा के साथ, और राजकुमार परवेज की बेटी थी। 1633 में हुआ था। तो उस वक्त बहुत पैसा वैसा खर्च किया गया था, कुल मिलाकर 32 लाख रुपए खर्च हुए थे। अच्छा, हम देखते हैं जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था और बाद में ये वस्तुएं दान में दे दी जाती थी। अब हम बात करते हैं पदवियों, उपहारों की और भेंट की। जब भी राजा है कोई विजय प्राप्त करता था तो अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी पदवियां वो लगा लेता था। और जो उद्घोषक हैं, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में, बादशाह हिंद, अजीमो शान शहनशाह पधार रहे हैं, इस टाइप की बातें वो करता था। तो इन पदवियों को वो अपने बोलने के तरीके से और बढ़िया बना देता था और माहौल बना देते थे कि भाई साहब अब आया कोई सम्राट, विश्व का बादशाह आया है कोई। अच्छा, इनके तरीके क्या थे? एक तो ये था कि भाई जो योग्य व्यक्ति थे उनको पदवियां देते थे, और दूसरा तरीका, अच्छा, इनमें एक सबसे बड़ी पदवी थी आसफ खान। ये एक पदवी थी जो पैगंबर शासक सुलेमान के एक कल्पित मंत्री से ये पदवी का नाम आया था। औरंगजेब ने अपने दो जो बड़े बड़े सीनियर राजा थे उनको, कौन थे, जय सिंह और जसवंत सिंह, इनको मिर्जा राजा की पदवी दी गई। या तो पदवियां अर्जित की जाए, भाई अच्छे काम करो, नहीं तो पैसे से भी बात बन जाती थी, पैसा दो पदवी लो। मीर खान ने अपने नाम में अ लगवाने के लिए अ लगवा कर वो अमीर खान हो जाता, तो औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का उसने प्रस्ताव किया था। पुरस्कारों में और था सम्मान के लिए जामा, जिसे कभी ना कभी बादशाह द्वारा पहना गया होता था, उसके कपड़े उपड़े, यानी कि इससे ये समझाता जाता था कि बादशाह ने आशीर्वाद दिया है। एक दूसरा उपहार क्या होता था, सरप्पा। सर से पांव तक इसमें 3 हिस्से होते थे: जामा, पगड़ी और पटका। और बादशाह है वो अक्सर जो रत्न जड़ित आभूषण है वो भी उपहार में दे देते थे। की मंजरियां हैं वो, जिसे पदम मुरस्सा भी कहते थे, वो भी कई बार वो दान में देते थे। कोई भी दरबारी है बादशाह के पास खाली हाथ नहीं जाता था। वह या तो नजर यानी नजराने के रूप में थोड़ा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को पेश करता था। जो राजनयिक संबंध है उनमें उपहार सम्मान का प्रतीक माने जाते थे, और जो राजदूत होते थे वो संधि करवाने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करते थे। अच्छा, इसमें एक बड़ी बढ़िया सी बात है, टॉमस रोज, इसका जिक्र पहले हुआ, वो आया तो उसने आसफ खान को एक अंगूठी भेंट की, और आसफ खान ने वो अंगूठी उसको क्यों वापस दे दी? क्योंकि बस 400 रुपये की थी, ज़्यादा वैल्यू की नहीं थी। वो तो ये शुक्र मनाना चाहिए आसफ खान ने उसको गर्दन वर्दन नहीं काटी उसकी। तो बेटा ये हमारा यहीं पे ही ख़त्म कर रहे हैं हम इस अपने भाग को। आगे अभी और भी इसमें 2 भाग और बनेंगे, तो इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। अगर कहीं पर कोई पॉइंट समझ ना आए तो इसको एक बार फिर से देखना, बार बार देखना। छोटी सी वीडियो है, 15 मिनट के करीब की। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाय।